बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर। बाबू गोपीनाथ। सादत हसन मंटो का लिखा हुआ अफसाना, उसके बारे में हम बात करेंगे। सादत हसन मंटो हमेशा मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं। मरने के इतनी मुद्दत बाद आज भी वो अपने नाम के आखिरी हिस्सा से भी मुतनाज़ा हैं और उस पर भी बहस जारी है। और उन्हें कुछ लोग मंटो लिखते हैं और बाज़ उन्हें मिंटो कहते हैं। डॉक्टर ब्रिज प्रेमी ने उन्हें मिंटो कहा, वहीं वारिस अलवी जैसे नुकात उन्हें मिंटो के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि नाम से फ़र्क तो पड़ता है, एक नुक्ते के इधर से उधर हो जाने से, जगह बदल जाने से जैसे खुदा से जुदा हो जाता है। मगर ये एक अलग बहस है। अब देखते हैं कि अगर हम ये सवाल करें कि उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा अफसाना निगार कौन सा है, तो तब भी बिला शुबा जवाब होगा सादत हसन मंटो। ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि इंतकाल के बाद भी इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उर्दू ज़ुबान का बड़ा अहम रुझान साज अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। अगरचे अब हमारे समाज और माशरा का वो आलम नहीं है जो आज से 60-70 बरस पहले था। इस माशरा में ज़िंदगी के तलख़ हक़ाइक़ के बारे में अव्वल तो गुफ्तगू ही नहीं होती, और अगर इसके बारे में गुफ्तगू हो भी तो उन्हें ऐसे खुश रंग अल्फाज में लपेट कर पेश किया जाएगा कि हकीकत की हकीकत रहेगी नहीं, वो कुछ की कुछ बन जाएगी। सबसे पहले इस बात की जो मुखालफत थी तरक्की पसंद तहरीक अदब ने की, उन्होंने इसके ऊपर कड़ी तनकीद की। चुनाचे इस तहरीक के से जो वाबस्ता अहम अफसाना निगार थे, उन्होंने अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुआशरत की जो तलख़ हकीकतें थी, मसाइल थे, उनको मौजू बनाकर अफसाने तहरीर किए। इस ज़मन में सादत हसन मंटो ने हमेशा ये इस तरह से किया कि इंसानी शख्सियत के वो पहलू उजागर कर दिए जो जज्बात व एहसास तश्कील पाते हैं। और मंटो के अफसाने ऐसा मुहद्दब शीशा बन जाते हैं जिसमें मर्द और औरत की शख्सियत गैर मामूली पहलू नुमायाँ हो जाते हैं, यूं कि हम हैरान रह जाते हैं कि इंसान ऐसा भी होता है। चुनाचे ख़ुद वो कहते हैं अपने बारे में कि ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ज़माना भी आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। चुनाचे मेरे साथ मेरी तहरीर में कोई नक्स नहीं। जो नकाइस मेरे नाम से मंसूब किए जाते हैं वो असल में मेरी तहरीर में नहीं, निज़ाम में है। चुनाचे सादत हसन मंटो जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी वाबस्ता रहे, फ़िल्मी दुनिया के साथ भी वाबस्ता रहे, कलम के साथ वाबस्तगी उनकी ज़रूरत भी थी, मजबूरी भी थी, खाका निगारी भी उन्होंने खूब की, क्योंकि जिसका भी नाम पकड़ा उन्होंने बेहतरीन उसका नक्शा खींच के रख दिया। अब देखते हैं कि मंटो की जो अदबी तहरीरें थी वो भी तनाज़ा का शिकार रही। कुछ लोगों के नज़दीक फोहश निगार हैं, बाज़ उन्हें बागियाना ख्यालात का हामिल समझते हैं। और अफसाने जो कि सादत हसन मंटो जो बेहतरीन अफसाना निगार शुमार होते, पहली सफ़ में उनका नाम लिया जाता है। इनके अपने अफसानों में सिर्फ़ अपने दौर के समाजी तफर्रुकात तज़ादात पर ही नहीं बल्कि तारीख़ी दौर के इनके पहले जो थे वो भी इसकी समझ रखते थे। जो कुछ लिखा खलूस और ईमानदारी से लिखा, उन पर फोहश निगारी का इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मगर मोहम्मद हसन अस्करी कहते हैं वो फोहश निगार नहीं हैं बल्कि इखलाक की फ़नकार थे। मुआशरे को इनकी कहानियों में अपना बदसूरत चेहरा नज़र आता है, इसलिए मंटो ने मुआशरे के नकाब उलट कर रख दी। मोहम्मद हसन अस्करी उनके बहुत करीब थे और मंटो के बहुत से जो अफसाने थे उसमें जो उन्होंने तवाइफ की हैसियत से औरत को पेश किया, इस सूरत हाल को भी उन्होंने एक अहम अफसाना निगार करार दिया। जैसा कि बाबू गोपीनाथ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस अफसाने में मंटो ने एक भरपूर किरदार पेश किया है जो कि बाबू गोपीनाथ के नाम से है, जो एक छट्टा हुआ बदमाश, अय्याश और शराबी है। लेकिन इस बदी के खौल में एक नेक बातन है, उसकी रूह पाकीज़ा है, उसका दिल पाक है, उसकी हम पास हमदर्दी, दोस्ती, फयाजी का
बेपनाह जज्बा है। मंटो ने इस अफसाने में दूसरे अफसानों की तरह जिन्स को भी मौजू बनाया है। उनका ख्याल था कि गलाजत को छुपाने की बजाय उसे कुरेदना और साफ़ करना चाहिए। बेशक वो गंदा काम है, लेकिन इसके बगैर चारा नहीं है। मंटो के किरदार हकीकी हैं। तवाइफ या इस अंदाज जिस तवाइफ़ों को जिस अंदाज से उन्होंने समझा है, दूसरे किरदारों को उन्होंने इसमें पेश किया है, उस ज़माने का माहौल ऐसा था। कोई और तफरीहात नहीं थी। नवाबों, जागीरदारों, वडेरों ने अब ज़िंदगी का एक मकसद बना रखा था। उन्हें तहजीब व जो तमीज़ थी वो उन्हें आती ही कोठों से थी, इसलिए उनका जाना बहुत उनके अहम एक वाक़या था और एक रोल था उनकी ज़िंदगियों में। चुनांचे जैसे उनकी ज़िंदगी उन्हीं लोगों में गुजरी हो, ऐसा लगता है कि सादत हसन मंटो भी जो लिखते हैं उन्होंने खुद देखा है। वो इस्लाह मुआशरा की नज़र से नहीं बल्कि लज़्ज़त लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए लिखते हैं। बहरहाल आतिशपारे पहला अफसानवी मजमुआ जिसमें वो कहते हैं कि ये दबी हुई चिंगारियाँ हैं, इसको आग में तब्दील करना पढ़ने वालों का काम है। बाबू गोपीनाथ जो मंटो का एक नुमाइंदा अफसाना है। मंटो को मुआशरे की मुनाफिकाना रवैयों से हद दर्जा नफ़रत थी। इसकी नज़र में ऐसे लोग जो बाहर से कुछ अंदर से कुछ हैं, उन्हें पसंद नहीं थे, और जो बुरे बज़ाहिर हैं लेकिन अंदर से गोपीनाथ की तरह साफ शफाफ है, काबिल कदर हैं। वो ही जानता है जो उन्हें करीब से देख सकता है। अफसाना गोपीनाथ, बाबू गोपीनाथ भी कुछ ऐसा ही मौजू उसमें अपनाया गया है। ऐसे लोगों से मंटो को हमेशा नफ़रत रही है जो कि दोगले और मुनाफिक हैं, जिनका बातिन साफ नहीं, जो ज़ाहिर में तो खुद को अच्छा साबित करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जहनी गलाजत हर पाकीज़गी को भी गंदा कर देती है। एक माहिर मुसव्विर की तरह मंटो ने ज़िंदगी के कैनवस पर बहुत से चेहरे तख्लीक किए हैं। अब्दुल रहीम सेंडो, पंजाब का पहुंचा हुआ गुफार साईं, ठाठ बाट के पर्दे में तो फैली मखलूक जो शफीक तूसी, मामूली दर्जे का बददियांत मुलाजिम गुलाम अली, खुरांट सरदार बेगम, मगवैया कश्मीरी कबूतरी, जीनत उर्फ जीनो, सबसे बढ़कर बाबू गोपीनाथ, एक बनिए का बेटा जो आन जहानी बाप की जायदाद बेच कर शाम में गुजार रहा है, जिसे कल की कोई फिक्र नहीं, बाला खाने से उतरने के बाद खानकाह में जा बैठने की नीयत है उसकी। नहीं जानता कि खानकाह में भी दौलतमंद को गद्दी नशीन के साथ नशिस्त मिलती है। फोकट मरीद को चने की दाल और लंगर का कद्दू खाना पड़ता है। अफसाने जो कि उन्होंने किस तरह से पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि आज के पाकिस्तान में किस तरह कुल बलाते किरदारों का उन्होंने इसमें तारफ़ करवाया है। हर बंदा जो खुशामदी है। अफसाना गोपीनाथ ऐसा महसूस होता है जैसे मंटो ने कुछ दोस्तों के हालात कलमबंद किए हैं जिनको वो खुद से देखते हैं। कहानी कम, बयानी अंदाज ज़्यादा है, एक डायरी की सूरत में लगता है, जिसमें दूसरे लोगों के साथ गोपीनाथ इस तरह मुतारिफ़ करवाते हैं जैसे वो उनके हालात उन पर वाज़े हो गए हों। गोपीनाथ जो देखने में खासा सीधा सादा बंदा है, उसके साथ चिमटे हुए सेंडो, गुलाम अली, सरदार जो उसके मुसाहिब बने हुए हैं, सब मतलबी इंसान है। वो उनकी झिड़कियाँ भी सुनता है, उनकी गुस्से को बर्दाश्त भी करता है। कहता था कि मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता, बल्कि जब मेरी दौलत ख़त्म हो जाएगी तो मैं इनको छोड़कर किसी दरगाह में जाकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि तवाइफ का कोठा और जो ये पीर का जो मज़ार है, ये दो जगह हैं जहाँ मुझे सुकून मिलता है। तवाइफ का कोठा तो छूट जाएगा क्योंकि जेब खाली हो जाएगी, मगर तकिया भी जेब खाली वालों को नहीं मिलता, ये उसे नहीं मालूम। इस तरह मंटो कहते हैं कि मुझे गोपीनाथ से दिलचस्पी हो गई थी, लेकिन उसे मुझसे अकीदत हो गई थी। वो मेरी बहुत इज़्ज़त करता था, बहुत एहतराम करता था। एक और किरदार शफीक तूसी भी है, जो काफ़ी मशहूर आदमी थे, कुछ तो गायकी की वजह से, कुछ अपनी तबीयत की खुश ज़ौक़ी की वजह से। तहरीर का जो अफसाना है उसका आगाज़ भी कुछ ऐसे ही होता है कि गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन 40 में हुई। उन दिनों वो बॉम्बे की एक हफ्तावार पर्चा एडिट करता था और सेंडो ने अपने मखसूस अंदाज में बुलंद आवाज़ में मेरा उससे तारुफ करवाया, आदाब किया और अपने साथी से कहा मंटो से मिलिए, मंटो साहब इससे मिलिए। गोपीनाथ ये
اس کی شخصیت مجھ پر کھلی میں جب اسے ملا۔ جو حالات مجھے معلوم ہوئے وہ دلچسپ تھے۔ میں اسے پرلے درجے کا بیوقوف سمجھتا تھا، وہ غلط ثابت ہوا۔ اس کا احساس تھا کہ جو سینڈو، غلام علی اور سردار وغیرہ سب مطلبی تھے، وہ اس کی جھڑیاں ان کی سنتا، غصہ برداشت کرتا، کہتا مجھے منٹو صاحب آج تک کسی کا مشورہ میں نے رد نہیں کیا، سب کی رائے سنتا ہوں اور کہتا ہوں سبحان اللہ، وہ میری وہ بیوقوفی کو سمجھ چکے ہیں جس سے ان کا الو سیدھا ہو رہا ہے۔ بابو گوپی ناتھ نے چونکہ ایک بہت بڑے کنجوس بنیے کا یہ بیٹا تھا اور باپ کے مرنے کے بعد اسے 10 لاکھ روپے لے کر لاہور آیا، 10 لاکھ کی جائیداد ملی تھی، 50,000 لے کر لاہور آیا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی، جس میں سے اس نے 3,000 کی ایک موٹر گاڑی جو تھی وہ طوائف زینوں کو لے کر دی اور ایک فوش قسم کا عیاش ڈرائیور بھی رکھ کر دے دیا، کیونکہ گوپی ناتھ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا تھا، اس کا معیار یہی ہو چکا تھا۔ ایسا ہی ایک شخصیت محمد شفیق توسی کی بھی افسانے میں ہے، جو کہ طوائفوں اور کوٹھوں کے چکر کاٹنے کا ماہر ہے اور میراثیوں والی زبان جگتیں طوائفوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اور اسی گھن چکر میں یہ افسانہ تحریر کیا گیا ہے۔ کوٹھوں کے بارے میں، کوٹھوں کے متعلق سعادت حسن منٹو کو بہت زیادہ ان لوگوں کا چونکہ معاشرے میں کردار تھا، تو یہ ان کے جو اخلاق تھے، ان کے حالات تھے، ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے تھے، اور ان کو بھی انسان سمجھتے ہوئے انہوں نے پیش کیا ہوا ہے مختلف افسانوں میں۔ اور یہ گوپی ناتھ کی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو آپ بھی پڑھیے اور اس میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ سوالات کا، اور اپنے خیالات سے نوازنا نہ بھولیے۔ لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔